क्वेश्चन नंबर 25 स्टेट कैपलर्स लॉ है ना। क्वेश्चन नंबर 25 है स्टेट्स कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ बहुत पॉपुलर लॉ है और इस पर हम क्या लिखेंगे, इसके 3 लॉ होते थे। सबसे पहले तो कैपलर का जो सबसे पहला बड़ा सिद्धांत है वो ये है कि एवरी प्लैनेट अराउंड द सन, एवरी प्लैनेट अराउंड द सन इज मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ, इज मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ। तो जो भी हमारा प्लेनेट होगा सन के इर्द गिर्द जब वो घूमता है तो वो एक इलिप्टिकल पाथ लेगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, द सन इज मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ, एक तो ये पोर्शन हमें जानना चाहिए। अब इसमें 3 लॉ आते थे। सबसे पहला लॉ क्या होता था कि ये इलिप्टिकल पाथ बना दिया, एलिप्स है, एलिप्स में सन को हमने बिठा दिया यहाँ पर एक फोकस पर, सूरज यहाँ पर है तो सन को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने एस पॉइंट नाम दे दिया, ये होता था। अगर कोई प्लैनेट इसके इर्द गिर्द घूम रहा है तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक प्लैनेट है वो यहां पर था, इस पोजीशन पर था। अब ये घूम कर जब यहां आएगा तो सूरज के सबसे नजदीक यहां पर एक पॉइंट बनेगा और सन से दूर पर यहां पर एक पॉइंट बनेगा। अगर इसेंट्रिसिटी का एक टॉपिक होता है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होता है ई ए क्या होता है हमारा सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस और बी मेरा माइनर एक्सिस, ये सब हम ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं। जब एक बार ये प्लैनेट सन के बिल्कुल नजदीक आएगा तो ये वाला जो पाथ होता है एएस, इसको हम शॉर्टेस्ट अप्रोच बोलते हैं या फिर क्लोजेस्ट अप्रोच भी बोल सकते हैं। ये सुनो, तो ये हमारा पार्ट जो बनता है ये बनता है क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होगा एएस। अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को O मान लेता हूं। तो मैं एएस अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो A से O माइनस O से S, ये कर सकते हैं कि नहीं। तो A से O का डिस्टेंस भी A ही रहेगा, तो ये A माइनस में EA हो जाएगा। A कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या आएगा 1 माइनस E, तो AS निकाल दिया। ऐसे चलते हैं, अगर यही प्लैनेट B पर जाएगा तो सबसे दूर होगा सूरज से, सन से सबसे दूर होने पर ये वाला जो डिस्टेंस है वो BS कहलाएगा। इसे बोलते हैं फारदेस्ट अप्रोच, फारदेस्ट अप्रोच इसको बोला जाता है, अप्रोच। अब यहां पर देखना BS की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो कि होगा EA प्लस में A, तो A कॉमन ले लेंगे, यहां आ जाएगा E+1। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया हमारा। अब इसी में एक सेकंड रूल आता है। सेकंड रूल की तरफ अगर बढ़ेंगे, मैं थोड़ा कैमरा ना नीचे की तरफ कर रहा हूं ताकि आपको दिखे नीचे का भी पार्ट। सेकंड जो इसका कैपलर्स लॉ होता था उसको हम बोलते थे लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता था कि लेट सपोज यहां पर आपके पास ये एलिप्स है, अगेन यहां पर हम सूरज ले लेते हैं, सन, ये सन है। ये बोलता है अगर कोई प्लैनेट मूव कर रहा है P पॉइंट पर और ये थोड़ी देर बाद एक dt टाइम इंटरवल ले लिया मैंने, एक टाइम है, P से P डैश तक ये प्लैनेट मूव कर गया तो सूरज से इसका एरिया, स्वेप्ट एरिया बोलते हैं इसको हम, तो सन से लेकर यहां तक का स्वेप्ट एरिया मैंने शेड कर दिया। उसी टाइम इंटरवल में अगर ये प्लैनेट किसी और लोकेशन पे आ जाए, मान लो यहां पर A पॉइंट है और यहां पर A डैश है, फिर से हम यहीं पर एक दूसरा शेड करेंगे स्वेप्ट एरिया, तो यहां पे रूल ये है कि जो भी एरिया है मेरा वो बराबर मिलेगा, मतलब रेड और ग्रीन वाला एरिया मुझे हमेशा क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो इसी को लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब dA अपॉन dt, टाइम के हिसाब से एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, तो dA अपॉन dt क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लास्ट सबसे थर्ड रूल जो यहां पे आता है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपलर्स लॉ का टाइम पीरियड रूल। ये हमें क्या बताता है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ क्यूब के, तो इसका मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर इज k टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ क्यूब के बराबर होता है। तो यहीं पर ये कैपलर्स लॉ, हालांकि क्वेश्चन नंबर 25 3 मार्कर में है, तो 3 मार्कर में हमने काफी सफिशिएंट नॉलेज दे दिए ए पार्ट में ही, क्योंकि अब इसका दूसरा पार्ट बचा हुआ है। और दूसरा पार्ट आप देखेंगे तो कैपलर्स लॉ के टाइम पीरियड के बेसिस पर ही पूछा हुआ है ना। तो यही फॉर्मूला अगले में लगेगा और देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन बनती है।
तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब लेके चल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर बी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर बी, अ सेट्रन्स ऑफ ईयर, मतलब ईयर मतलब टाइम, तो टाइम पीरियड ऑफ सेट्रन इज 29.5 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ ईयर, ये लिखा हुआ है। इफ हाउ फार द सेट्रन फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज 1.50 इंटू 10⁸ किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। तो देखो एक तरीके से मुझे डिस्टेंस अर्थ का तो दे दिया है, अर्थ का डिस्टेंस हमें दे दिया है, लेकिन हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, सेट्रन का। यस और नो? तो शुरू करते हैं। अभी हमने केपलर का थर्ड लॉ पढ़ा था, t² k टाइम्स ऑफ r की क्यूब होता है। अगर मैं यहां पर इसको अर्थ का पार्ट मान लूं तो यहां पर ये कंडीशन फर्स्ट मेरी बनेगी। अगर इसी को सेट्रन का पार्ट मान लूं तो ये rs की क्यूब, ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो te² अपॉन ts², k से k कटेगा, re³ अपॉन rs³ बनेगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो रेशो मेरे पास मेंटेन हो सकता है, te अपॉन में ts इज 1 अपॉन में 29.5। यस नो? ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये पूरा पोर्शन हमें मिल गया। तो 1 अपॉन में 29.5 स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10⁸। अभी किलोमीटर में है, ध्यान रखना। तो यहां पर आ जाएगा किलोमीटर और हेयर इट इज क्यूब, और यहां आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ सेट्रन। अब तो सिर्फ कुछ नहीं बचा, कैलकुलेशन बची है ना। तो ये हमारा एक आर्बिट्रेरी का पार्ट भी बनता है। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दे देता हूं क्योंकि इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और मैं समझता हूं एग्जाम टाइम चल रहा है अभी, तो कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकेंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी, किलोमीटर में ही रखना, 1.43। इसका आंसर आएगा 1.43 मल्टीप्लाई 10⁹ किलोमीटर, आंसर खत्म। क्लियर है? ये तो कर ही लोगे ना। ये नीचे चला जाएगा, इसका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, rs उधर चला जाएगा, इसका स्क्वायर उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो 1.43 मल्टीप्लाई 10⁹ किलोमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा खत्म होता है। 3 मार्कर क्वेश्चन था। ये बहुत सफिशिएंट डाटा हमने दिया हुआ है ना। 3 नंबर में बहुत सफिशिएंट डाटा है। कोई भी हमने लैंग्वेज बना के मतलब थ्योरी नहीं लिखी है, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा आप थ्योरी लिख कर आएंगे और कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं देंगे तो भी नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये सब का सब पार्ट हमारा डेरिवेशनल पार्ट से टचअप माना जाता है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, 26 क्वेश्चन पर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन and what will be the effect on the time period of simple pendulum if the mass of bob is double। तो देखो सिंपल सी बात है, इस एक क्वेश्चन में उन्होंने 3 पार्ट बना दिए। पहला पार्ट तो पूछा व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, तो आप बताएंगे उन्हें सिंपल पेंडुलम। देखो हमने क्या थ्योरी पढ़ी थी, है ना। मैं थ्योरी लिखूंगा नहीं, इतना तो अंग्रेजी आप लोगों को मैं समझ तो आनी चाहिए कि एक होता था पूरा पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन, पेरियोडिक मोशन जब भी होता था तो उसका एंगल होता था हमारे पास 360 डिग्री। इसी पेरियोडिक मोशन में से हम निकाल लेते थे एक एंगल थीटा, काट लेते थे, और वो जो थीटा एंगल होता था वो 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है। तो इसे हम क्या बोलते थे, ऑसिलेशन। तो इस पार्ट को हम क्या बोलने लगे, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में से भी एक छोटा सा पार्ट और काट लेते थे। वो इतना छोटा पार्ट होता था कि जो हमारा बॉब है वो स्ट्रेट लाइन मोशन प्रतीत हो, कि वो स्ट्रेट लाइन सीधा चल रहा है, कर्व ना दिखे। तो वो तभी पॉसिबल है जब ये एंगल बहुत छोटा बनाओगे, है ना। मार्कर जो है ये तो ऑसिलेशन होगा ना, बोर्ड पे मैं दिखाऊं, ये ऑसिलेशन होगा, लेकिन बहुत छोटा ये वाइब्रेशन आप देख रहे हो, ये SHM होगा। तो यहां पर आप डेफिनेशन बना देंगे, है ना। व्हेन वी टेक पेरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन इन विच एंगल इज very very greater than as compared to the simple harmonic motion. So in the simple harmonic motion theta should be very small. It is look like extreme position, mean position and again extreme position appear to be a straight line. Done? तो ये सब आप लिख देंगे। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम में 2 नंबर की या 1 नंबर की लाइन, मतलब 1 नंबर की डेफिनेशन होगी ज्यादा से ज्यादा, तब 2 लाइन या 3 लाइनों में से फिनिश कर लेंगे। अब इसकी बात आती है डेरिवेशन फॉर इट्स एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये मैं एक बनाता हूं सिंपल पेंडुलम, और पूरा भी क्या बनाना, मीन पोजीशन और एक ले लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन।
तो लेट सपोज यहां पर हमारे पास ये मास है और यहां पर ये मास पहुंच गया इधर कहीं रैंडम पोजीशन पर। ये हमारे पास मास है, ये इसका एंगल है थीटा। अब यहां पर इन दोनों पर मास लग रहा है तो वेट फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो हम मान लेते हैं एक वेट फोर्स लगा इधर mg, वेट फोर्स mg इज हेयर। फिर ऐसे ही यहां पर एक वेट फोर्स लग रहा होगा तो वेट फोर्स अगेन mg इज हेयर। अगर आप देखें तो यहां पर ये थीटा बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस रेफरेंस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो ये भी थीटा और ये mg और ये दोनों पैरेलल, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एंगल भी हो गया इस तरफ तो यहां बनेगा मेरा mg cos थीटा और यहां पर बनेगा मेरा इस दिशा में mg sin थीटा। सहारा हम इस बार टॉर्क का लेने वाले हैं, टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो mg sin थीटा एक तरीके का फोर्स हो गया और टॉर्क किसके अबाउट निकालेंगे, इस पॉइंट के अबाउट जहां पे पेंडुलम अटैच है ना। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका रस्सी की लेंथ होगी कि नहीं, तो रस्सी की लेंथ को मैं L मान लेता हूं, है ना। ये जो लेंथ है वो L है। अगर रस्सी की लेंथ L है तो आप देखेंगे फोर्स, ये रहा फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क बनता है। और ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये वाला फोर्स घूम कर O पर जाना चाहेगा तो मेरी हाथ की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। और मैंने टॉर्क में आपको पढ़ाया हुआ रोटेशनल में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी बॉटल, जो वाटर बॉटल होती है उसका ढक्कन बंद होता है तो पानी पीने को नहीं मिलेगा, देन यू आर नेगेटिव। और अगर ढक्कन आप अपनी पानी की बोतल का खोलते हैं तो पानी पीने को मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, देन यू आर पॉजिटिव, है ना। ये डायरेक्शन रहेगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है टॉर्क की, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव। फोर्स कितना है, mg sin थीटा फोर्स हो गया। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L हो गया। इतना क्लियर है, चलिए ठीक है। अब हमने पहली कंडीशन SHM की अभी भी पढ़ी थी कि जो थीटा है वो बहुत छोटा होगा तभी SHM बनेगा। अगर थीटा एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस mg थीटा इंटू L। अच्छा, अब टॉर्क का एक और रिलेशन होता था जिसको हम क्या बोलते थे, इनर्शिया इंटू अल्फा। तो टॉर्क की जगह इनर्शिया इंटू अल्फा लिखेंगे, माइनस mg थीटा इंटू L हो जाएगा। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास अगर m इधर है तो ml स्क्वायर, तो आप इनर्शिया को ml स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस mg थीटा इंटू L लिख देंगे। मास से मास कट जाएगा, L से L कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस g थीटा अपॉन में L, है ना। अगर आपको SHM पता है तो हम इसको कंपेयर करते थे एक्सेलरेशन से, जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। अगर आप देखें तो x जो है लीनियर प्रोफाइल, थीटा क्या है, एंगुलर प्रोफाइल। ओमेगा स्क्वायर की जगह, स्क्रीन दिख रही है सबको, हाँ, अब इस पार्ट को थोड़ा सा नीचे करते हैं, हाँ। अब देखना ओमेगा स्क्वायर की जगह आपका आ जाएगा पार्ट g अपॉन एल, तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट जी अपॉन एल। अगर ओमेगा निकला तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहां पे देखना 2 पाई ओमेगा का रेसिप्रोकल हो जाएगा L अपॉन जी। तो ये आपने SHM का टाइम पीरियड निकाल दिया। तीसरी बात उसमें एक नंबर में क्या पूछी है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड इफ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास ऑफ द बॉब इज डबल। क्या मास को डबल करने पे इसके मतलब टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा क्या। तो ये तो हम यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़ते थे कि यहाँ पे तो देखो मास आ ही नहीं रहा, इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब मास पे कोई डिपेंड करेगा क्या उसका टाइम पीरियड, नहीं करेगा। इसका मतलब बोलेंगे मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड विल बी सेम। टाइम पीरियड हमेशा हमारा सेम रहेगा, चाहे घड़ी छोटी हो चाहे घड़ी बड़ी हो, है ना। उसका बॉब चाहे भारी हो चाहे हल्का हो, टाइम तो एक ही देती है। सो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 27, अ बॉडी A having mass m traveling with velocity u makes an head-on elastic collision, है ना, with a stationary body of a mass m2. Calculate the final velocity of A and B. Also calculate the final kinetic energy of both the bodies. चलो आगे का पढ़ते ही नहीं है, बस हम ऊपर देखते हैं कि हमें इसने क्या बोल रखा है कि एक इलास्टिक कॉलिजन है। तो इसका लेआउट कैसे बनता था, डेरिवेशन करते थे,
तो उसने डेरिवेशन का एक पार्ट ही दे दिया है। तो ये हमने बना दी एक सरफेस, और इसने बोला एक बॉडी ए है और उस ए बॉडी का जो मास है वो है m1, एक बॉडी बी है और उस बॉडी का मास है m2, है ना। ये बिफोर का पार्ट है, अभी टक्कर नहीं लगी है। अगर टक्कर नहीं लगी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ u दे रखी है जो कि u1 होगा। लेकिन वो बोलता है कि दूसरी वाली जो बॉडी है, आप देखेंगे ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी u मेक्स एन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद अ स्टेशनरी बॉडी। तो जो दूसरी वाली बॉडी है वो स्टेशनरी है, मतलब वो रेस्ट पर है। तो दूसरी वाली बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, इसका मतलब इसका u2 क्या हो गया, 0, है ना। और सिर्फ u1 की वैल्यू हमें u दे रखी है। ये बोलता है इनकी फाइनल वेलोसिटी बताओ जब इनमें टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद ये दोनों लड़ लिए, अब लड़के अपने अपने घर जा रहे हैं। इसका मतलब अब टक्कर खाने के बाद की जो वेलोसिटी है वो v1 और जो v2 है, ये m1 और ये m2 है। तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता था, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे याद होगा, डेरिवेशन करते थे हम इसकी। तो v1 लिखना इधर डिनोमिनेटर, फिर यहाँ डिनोमिनेटर, यहाँ लिखना m1 प्लस में m2, ये डिपार्टमेंट u1 का रहेगा प्लस ये डिपार्टमेंट u2 का रहेगा, फिर से m1 प्लस में m2, इतना लिख दिया। उसके बाद ऐसे v2 पे आते हैं। v2 पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। m1 प्लस m2, यहाँ लिखना u1, फिर यहाँ पर भी m1 प्लस में m2, दिख रहा है नीचे कैमरे में। सो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ सेम प्रोसीजर, सेम लिखा मैंने, m1 प्लस m2 u1 प्लस u2 m1 प्लस m2, सेम लिखा है। अब यहाँ पर देखना, पहले वाले प्रोसीजर में यहाँ पर आएगा m1 माइनस m2, ठीक है, और यहाँ से क्रॉस में सेम जाएगा, लेकिन ये u2 का डिपार्टमेंट है तो यहाँ m2 लिखना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ सिर्फ मैं, वैसे तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना चाहिए। फिर यहाँ पर आता है ट्वाइस ऑफ m2 और यहाँ आएगा ट्वाइस ऑफ m1। तो ये हम फॉर्मूला डिराइव किया करते थे जो फाइनल वेलोसिटी होती थी v1 एंड v2 की। ये आपको आना चाहिए, अगर इतना नहीं पता तो ये न्यूमेरिकल आपसे नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। तो मैं थोड़ा सा कैमरा टिल्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो अब ध्यान से देखना साइड में। सो नाउ हियर पहले उसने क्या बोला कि फाइनल वेलोसिटी बताओ ए एंड बी की, तो इन्हीं में वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब आप v1 में पुट करेंगे वैल्यू, तो आप देखेंगे u2 तो 0 है। अगर ये u2 0 है तो इन दोनों ही वैल्यू में ये जो u2 लिखा हुआ आ रहा है, इन दोनों की वैल्यू उड़ जाएगी। ये सुनो, अरे ये तो खत्म ही हो जाएगा, u2 तो 0 है ना। तो जो v1 की वैल्यू है वो आ जाएगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 और इनटू में आ जाएगा u। u1 की वैल्यू क्या है, u। उसके बाद ऐसे ही हम लेते हैं v2 के लिए, ये भी खत्म हो जाएगा और वहां पे क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन में m1 प्लस में m2 इनटू में अगेन u। इतना पोर्शन आ गया। अब इतना पोर्शन आने के बाद हमारा पहला पार्ट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में उसने मुझे दूसरा चैलेंज क्या दिया है, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। ये तो मैंने निपटा दिया। नाउ ऑल्सो कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द बॉडीज। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी मांग रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पहले इसकी निकालते हैं, फर्स्ट बॉडी की निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की हाफ ऑफ, अब था फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में मास क्या रहेगा, m1, है ना। मास तो सेम ही रहेगा ना, टक्कर लगने के बाद कोई मोटा पतला थोड़ा ना हो जाता है। तो यहां पर हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर, है ना। ऐसे यहां पे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m2, यहां आ जाएगा v2 स्क्वायर। फिर आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट 1 हाफ ऑफ m ऑफ, या m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इनटू में u का होल स्क्वायर। ये बनेगा ना, अरे बोलो ना, हाफ ऑफ m1 इनटू में u स्क्वायर, m1 माइनस में m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा, ऐसे 2 वाले सेक्शन की देखें तो काइनेटिक एनर्जी एट 2, अगेन हाफ ऑफ m2 v2 की जगह आएगा ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन में m1 प्लस में m2 इनटू में u का होल स्क्वायर।
u को बाहर ले आइए, हाफ ऑफ m2 u स्क्वायर, या रहेगा 4 टाइम्स ऑफ m1 स्क्वायर m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर, ये सुनो। तो ये भी पार्ट हमने निपटा दिया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी बता दी। अब क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू m2 टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखता हूं तो m2 की तो कोई एनर्जी इनिशियल लेवल पर होगी ही नहीं, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिर्फ इस बॉडी की वजह से होगी, जो कि क्या होगा, हाफ ऑफ m1 इंटू में u स्क्वायर, ये ऐसा नो, मानते हो कि नहीं, इनिशियल आ गई। अब फाइनल चलते हैं, सेकंड वाली बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल और फाइनल, सेकंड बॉडी की बात करी है उसने, देन हाफ ऑफ m2 इंटू v2 स्क्वायर, ये बनेगा। अच्छा, v2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है बोर्ड पर, तो मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूं बोर्ड को और फिर देखेंगे। और पीछे कर लो थोड़ा। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी हाफ ऑफ, यहां पर m2 लिखा हुआ है, m2 और v2 का स्क्वायर जो कि ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू में u का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहां देखना, हाफ ऑफ m2 यहां u स्क्वायर, यहां 4 टाइम्स ऑफ m1 स्क्वायर, ये m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये आ गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, रेशो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल नीचे रहेगी, फाइनल ऊपर रहेगी, ऐसा नो। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऊपर रख दो और इनिशियल नीचे रख दो, तो ये आएगा हाफ ऑफ m2 इंटू u2 स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ m1 स्क्वायर, देन m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर, नाउ डिवाइडेड बाय इनिशियल हाफ ऑफ m1 इंटू में u स्क्वायर, ये इससे कटेगा, हाफ से हाफ कटेगा, m1 से एक m1 उड़ गया, ऊपर आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर, आंसर खत्म। क्लियर है, ये भी एक बढ़िया और अच्छी डेरिवेशन थी। तो मैं दोबारा क्वेश्चन को दिखा देता हूं कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में था। क्वेश्चन हमारे पास था कि एक बॉडी दे रखी थी, दूसरी वाली बॉडी रेस्ट पर थी, तो हमने वहां से पहले फाइनल वेलोसिटी निकालनी v1 और v2, उसके लिए फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद उसने इसी की काइनेटिक एनर्जी पूछी, तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर से हमने दोनों काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। फिर उसने काइनेटिक एनर्जी में ओरिजिनल के साथ रेशो पूछा, तो हमने इसका रेशो बता दिया। रेशो के लिए थोड़ा ध्यान रखना, उसने यहाँ पे नाम नहीं लिया था लेकिन रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द बॉडी m2, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आपने ट्रांसफर करी, ट्रांसफर का मतलब है टक्कर लगने के बाद, तो पहले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ली और ओरिजिनल से कंपेयर करवाया, तो ओरिजिनल में इसकी तो है ही नहीं, ओरिजिनल में दोनों बॉडी आ जाएंगी, बॉडी का नाम नहीं लिया तो दोनों ही लेंगे, तो दोनों में इसकी तो जीरो है, तो बची सिर्फ इसकी, तो इनिशियल ये हो गई। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, रेट ऑफ फ्लो v बोला हुआ है इन्होंने, रेट ऑफ फ्लो, v को वेलोसिटी मत समझ लेना, अगेन आई एम टेलिंग यू, रेट ऑफ फ्लो v ऑफ द लिक्विड प्रेशर ग्रेडियंट है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कितना प्रेशर कितनी हाइट पे चेंज हो रहा है, उसको प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो या तो p अपॉन h लिख लो या p अपॉन l लिख लो। रेडियस r दे रखा है जो फ्लूइड उसमें फ्लो कर रहा है ना। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा नहीं उतारा, पैराग्राफ वाइज मेन पॉइंट उतार दिए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, पॉइजनली इक्वेशन दे रखी है, मुझे चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले जो v दे रखा है वो रेट ऑफ फ्लो है, तो अगर मैं LHS वाला पार्ट लेता हूं पहले, तो LHS में आप देखेंगे रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, कितना वॉल्यूम कितने टाइम में आगे बहा। वॉल्यूम मतलब मीटर की क्यूब और टाइम हमारा सेकंड, तो इसका मतलब यहां पर m0 l की पावर 3 और t की पावर -1, ये डायमेंशन बनेगी LHS की। अब हम आ रहे हैं RHS की तरफ। तो अगर आप RHS चेक करते हैं, स्क्रीन चेक करना, सबको ठीक दिख रहा है, तो पाई p इंटू r की पावर 4 8 ईटा इंटू l, ये दे रखा है। अब आप ध्यान से देखना, प्रेशर ग्रेडियंट, रेडियस, विस्कोसिटी, ये सब दे रखा है।
तो पाई अपॉन 8 की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, कांस्टेंट टर्म है ना। अगर मैं यहां पर ये देखता हूं प्रेशर अपॉन में लेंथ, एक तो ये वैल्यू आई, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेंथ उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर यह आर की पावर 4। अब बात आ जाएगी सिर्फ विस्कोसिटी की, ईटा की। अभी सॉल्व मत करना, बच्चा क्या करता है अलग अलग इसके डायमेंशन निकालता है और पुट करता है, बड़ा लंबा मेथड जाएगा। अब फॉर्मूलों में ही काट देना, बहुत सारी मेहनत बचेगी। अगर मैं विस्कोसिटी को अलग से पकड़ता हूं तो विस्कोसिटी में भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया आता है। फोर्स पर यूनिट एरिया म्यू टाइम्स ऑफ, हम म्यू लिखते थे कई बार नोट्स में, ईटा भी लिखती है एनसीईआरटी, म्यू टाइम्स या ईटा टाइम्स ऑफ वी अपॉन एच। एच क्या है, फिर से एल है। तो अब देखना ईटा की वैल्यू को अगर आप यहां से सेपरेट करते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया, स्क्रीन नीचे तो नहीं गई है, दिख रहा है नीचे का, तो यहां एच अपॉन में वेलोसिटी, ये क्या आ जाएगा ईटा, इस ईटा को पटक दो यहां, तो अब देखना बहुत सारी कंडीशन ठीक मिलेगी। क्यों मुस्कुरा रही है? कैमरा पलट दूं क्या, तेरे को भी दिखा दूं, लोग खुश हो जाएंगे। मेरी शक्ल देखे तो वैसे एक तो फिजिक्स सब्जेक्ट, ऊपर से मैं सीरियस पर्सनालिटी है, तेरी शक्ल देखे थोड़ा खुश तो हो जाएंगे। चलो हाँ, तो यहां पर देखेंगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया 1 अपॉन एल इंटू आर की पावर 4 है ना। अब ईटा 1 अपॉन में है, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1 अपॉन में है ना, कैमरा में एक बार चेक करना चाहूंगा, ठीक है, ठीक दिख रहा है। तो 1 अपॉन में ईटा जो लिखा हुआ है इसमें हम बोलेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू एच अपॉन में भी। तो अब देखना ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर पूरा स्वाहा, खत्म, कौन डिप्रेशन में चलेगी क्या, ये देख। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया खत्म। अब यहां पर देखना ये वेलोसिटी को ऊपर भेज दो, अब सारा पार्ट जल्दी हो जाएगा। ये लेंथ है, अच्छा लेंथ और रेडियस दोनों की लेंथ तो लेंथ ही होती है, लेंथ ने इसको मार दिया, क्या बन गया क्यूब, यस और नो, तो आर की क्यूब बन गया। तो वेलोसिटी ऊपर और एच नीचे आ गया, आर की क्यूब यहां आ जाएगा मीटर पर सेकंड और ये आ जाएगा 1 अपॉन में मीटर, मीटर ने मीटर को काट दिया, ये लेंथ होता है ये सेकंड होता है, तो एल की क्यूब और टी की पावर -1। मैच हो रहा है कि नहीं, तो हम बोलेंगे यस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, सबको अलग अलग सॉल्व करोगे तो भी ये आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा मेथड जा सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो क्वेश्चन हमारा यहां पे ये कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। सो नाउ सेक्शन डी 29 क्वेश्चन है। अब देखो पूरा पढ़ के मैं सुना देता हूं एक हनुमान चालीसा की तरह, क्योंकि बड़ा लंबा पैराग्राफ है तो लिखूंगा नहीं। तो स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखो सेक्शन डी आया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है आपके सामने, प्रोजेक्टाइल मोशन is a form of a motion in which an object particle is thrown with some initial velocity near the earth surface and it moves along the curved path under the action of gravity alone. The path followed by the projectile is called its trajectory which is shown below. लेकिन फिगर दी नहीं है कहीं भी, ठीक है, मैं बना दूंगा। When a projectile is projected obliquely, then its trajectory is shown in the figure below. Here velocity u is resolved into two components. One is u cos theta एंड अनदर इज यू साइन थीटा। बाकी नीचे एमसीक्यू है वो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो मैं आपको पहले फिगर समझा देता हूं, और हमने क्लास में इसको बिल्कुल यू कॉस थीटा की फॉर्म में ही किया था, तो मैं फिगर यहाँ पे लिख देता हूं। और कुछ इस प्रकार है कि इसे हम वाई एक्सिस मानते थे, इसे हम एक्स एक्सिस लेते थे। कोई भी आपने बॉल को थ्रो किया है, कुछ भी किया, तो ये जो पाथ बनता था ये प्रोजेक्टाइल बनता था, ये जो एंगल आता था वो थीटा होता था और इसे यू बोलते थे। तो यहां पर मैंने कंपोनेंट रिजॉल्व करना आपको सिखाया था क्लासरूम में, कि इधर देखें तो यहां पर ये बनेगा u cos थीटा और ये वर्टिकल हमेशा क्या बनेगा u sin थीटा, है ना। अगर मैं कितने भी पॉइंट ले लूं तो u cos थीटा एक आगे भी बनेगा क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, और u sin थीटा ऊपर भी जाएगा क्योंकि बॉल अभी ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। लेकिन जैसे आप टॉप पर पहुंचेंगे अब बॉल सिर्फ आगे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 होगा और यहाँ पे सिर्फ u cos थीटा मेंटेन रहेगा। जब बॉल नीचे आएगी, जमीन की तरफ आ रही होगी, तो u cos थीटा ये आगे की तरफ तो जाएगा और ये u sin थीटा नीचे की तरफ आएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो u cos थीटा एक यहाँ लगेगा और u sin थीटा नीचे लगेगा। ये कंपोनेंट रिजॉल्व करने मैंने बताए थे। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई अभी, तो ये क्वेश्चन खत्म है हमारा। कैसे देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, द एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ मोशन।
प्रोजेक्टाइल के लिए पहली कंडीशन क्या होती है कि जो भी एंगल बन रहा है ये एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और स्मॉलर देन 0 डिग्री होना चाहिए, तभी आप प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल में। तो मोशन ऑफ कार बैंक्ड रोड, ये तो लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है, तो प्रोजेक्टाइल में बनता ही नहीं है। मोशन ऑफ बोट एंड सी, ये तो एसएचएम का पार्ट हो सकता है, बोट ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकती है, ये भी हमारा प्रोजेक्टाइल नहीं है। अ ज्वेलिन थ्रो बाय एन एथलीट, कुछ साल पहले भी 2 साल पहले की बात आई थी, नीरज चोपड़ा जी ने एथलीट में ज्वेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। सो ज्वेलिन थ्रो में एक कंडीशन होती है कि जो एंगल है वो मैक्सिमम होना चाहिए, 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिलती थी हमें, प्रोजेक्टाइल में पढ़ते थे ना। तो वहां पे एक रूल होता है इस गेम में कि 38 डिग्री से लेके 45 या 48 डिग्री तक के बीच में जो भी आप भाला फेंकेंगे, है ना, वही भाला आपका मतलब लीगल माना जाएगा। मतलब एक तरीके से क्या माना जाएगा, वो हम उसे मतलब डिसओबे नहीं कर सकते, उसको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन इस रेंज से बाहर अगर वो भाला फेंका जाता है तो वो एक तरीके से बाहर कर दिया जाता है, सो डिसमिस हो जाता है वो पार्ट। तो यहां पर हम ज्वेलिन थ्रो ही बोलेंगे जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे देता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी पे आते मोशन ऑफ द बॉल थ्रू वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर उछालोगे तो 90 डिग्री रहेगी, वो तो 90 से तो छोटी नहीं रहेगी, है ना। ये मैंने उल्टा नहीं लिख दिया, ये तो ऐसा लिखना चाहिए ना, ये सुनो ऐसा लिख देते हैं, छोड़ो चक्कर में क्यों पड़े। 0 डिग्री, जो थीटा है वो मेरा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखना, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब मुझे एक बात बताना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो ये है और सबके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, हमेशा u cos थीटा, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन का क्या हाल होगा। अरे भाई बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोल सकते हो, चुपचाप बैठे रहते हो। तो v माइनस यू अपॉन में t, तो v और u क्या हो जाएगा, बराबर, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर दिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट द पॉइंट h, जो मैक्सिमम हाइट है। अब ये बताना वर्टिकल कंपोनेंट इस मैक्सिमम हाइट पर कितना है ही नहीं, 0 बताया था ना, पहले ही बता दिया था। तो यहां पर क्या रहेगा, ये 0। तो ऑप्शन थर्ड भी हमारा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है ना। केस बेस्ड स्टडी बहुत आसान बनती है, इसके अच्छे नंबर मिल सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। अब हम चल रहे हैं इसके 4th पार्ट पर, 4th और 5th पार्ट पर। अब इसमें न्यूमेरिकल है कुछ, तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले फॉर्मूला आएगा, टाइम पीरियड के लिए पूछा गया है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन में g। लिख देता हूं पहले, फॉर्मूला याद होना चाहिए आप सभी को। इसने लिखा है क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द टाइम बाय द बॉल टू रीच टू द सेम लेवल। सेम लेवल का मतलब पता है क्या बोल रहा है, बॉल ग्राउंड से उठी और ग्राउंड पे ही आई, लेवल सेम हो गया। तो बताओ इसने कितना समय लिया। जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था टाइम ऑफ फ्लाइट, वो मैंने वहां पे लिख दिया है, तो मैं यहां इसे सॉल्व कर दे रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस मुझे यहां पे मिल जाएगा। सो नाउ यहां पर आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन, तो टाइम इज ट्वाइस ऑफ u sin थीटा अपॉन g, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और तो कुछ है नहीं। u की वैल्यू दे रखी है 28, साइन हो जाएगा आपका 30 डिग्री और ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लेता हूं। वैसे 9.8 लेंगे तो एक्यूरेट आएगा, बट 10 से भी मुझे नियर बाय एमसीक्यू आंसर मिल जाएगा। तो 2 इंटू 28 साइन 30 डिग्री होता है आधा, आधे ने इस 2 को मार दिया, तो आंसर 2.8 सेकंड के नियर बाय आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा ना, 2.9 सेकंड। तो हमने ये भी क्वेश्चन नंबर 4th कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रेंज से रिलेटेड पूछा है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, ये रेंज होती है, फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। देखो क्या लिखता है, इन अबव केस द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल विल बी। देखो इसने रेंज बोला नहीं है, लेकिन शब्दों में वही लिखा हुआ है कि इन अबव केस द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर, मतलब जो भाला फेंकने वाला बंदा है या कोई बॉल फेंकने वाला पर्सन है, उससे कितने डिस्टेंस पे बॉल जाके वापस ग्राउंड पे आई है, तो रेंज ही तो होगी।
तो इसका मतलब यहां पर भी सारी वैल्यूज दे रखी हैं। इसका सॉल्यूशन u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। तो u की वैल्यू है अगेन 28 स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू में 30 डिग्री, g की वैल्यू आप 10 ले लेंगे। वैसे 9.8 से एक्यूरेट आ रही है यहाँ पे, बट हम एमसीक्यू में 10 ले सकते हैं ताकि मेरे को कैलकुलेशन में टाइम ना लगे। तो यहाँ देगा साइन 60 डिग्री जो कि होता है √3/2 अपॉन में 10। √3 को 1.7 डाल लेना। तो मैं आपको कैलकुलेशन दे देता हूँ। जो मेरी कैलकुलेशन आई है वो आई है 66.64। अब आप देखेंगे 66.64 मीटर किसके नियर बाय बनेगा। 69 तो बहुत दूर हो जाएगा, 68 सबसे पास वैल्यू बनेगी कि नहीं। तो 9.8 अगर मैं डालता तो 68 ही आता है ना। तो ये हमारा केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन पहला खत्म होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं। हमें ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन पूछा गया। पहले का आंसर ज्वेलिन थ्रो, दूसरे का आंसर 0 क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। फिर आगे के दोनों क्वेश्चनों में डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का फॉर्मूला लगा और हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। सो नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में भी देखो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख देता हूं और इसे पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखेंगे, हीट एंड वर्क आर टू मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू अ सिस्टम एंड हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर अराइजिंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने पिछली बार क्वेश्चन पढ़ा था एक जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी पूछा था। तो जिस बच्चे को याद ना हो ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, वो केस बेस्ड स्टडी में से चीटिंग मार के लिखाएगा तो भी नंबर मिल जाएंगे। सारा फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है देखो। वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर ब्रॉट अबाउट एनी अदर मीन्स सच एज मूविंग द पिस्टन ऑफ द सिलेंडर कंटेनिंग द गैस बाय रेजिंग और लोअरिंग सम वेट कनेक्टेड टू इट। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टार्ट हो गया यहां से। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी applied to any system in which energy transfer from a system to the surroundings occurs through the heat and work। यहाँ पे ये फर्स्ट लॉ खत्म हो जाता है। तो जिस बच्चे को अगर याद ना भी हो स्टेटमेंट तो यहाँ से लिख सकता था। According to the first law of thermodynamic, if some heat is supplied to the system which is capable to doing work, then the quantity of heat delta Q absorbed by the system will be equal to the sum of the increase in its internal energy delta U and the external work delta W done by the system on the surrounding। अब मैं इसके क्वेश्चन करा देता हूँ। तो देखेंगे पहला, इन द साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम। ऑप्शन चारों दे रखे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, जो क्वेश्चन में उसमें केस स्टडी में बताया कि सारी की सारी हीट सारी की सारी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में तब्दील हो जाती है। तो आप देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस का क्या प्रावधान है। जहां कहीं भी साइक्लिक प्रोसेस आ जाएगा उसका मतलब होगा कि वहां की इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होती थी। ये कॉन्सेप्ट है। अगर इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है तो सारी की सारी हीट सारे के सारे वर्क डन में तब्दील हो जाती है। तो सारी की सारी हीट सारे के सारे वर्क डन में तब्दील कब होगी, तो हम क्या लिखेंगे, जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, हीट के बराबर होगा। तो हीट कहां आ रहा है, यहां पे ऑप्शन सी में आ रहा है ना, इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम। आंसर खत्म। तो इतना सही था कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द वर्क डन, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये लिखा हुआ है, इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये मैंने 2 बार लिख दिया क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम। विच प्रोसेस डज द सिस्टम अंडरगो, नीचे प्रोसेस लिखा हुआ। अब देखना दोबारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसने अपने आप क्या बोला है कि सारी की सारी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाए, वर्क डन के। ये तभी पॉसिबल है जब ये 0 हो जाएगा। यस और नो, अरे बोलो ना। yes, तो ये डेल्टा क्यू 0 आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू 0 तो डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू माइनस में आएगा कि नहीं। अच्छा, फिजिक्स में अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑन द सिस्टम। ये लिख भी रहा है वो, इसका मतलब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ये सारा पार्ट किसके बराबर होगा, एडियाबैटिक, क्योंकि डेल्टा क्यू 0 किस में होता है, नो चेंज इन हीट किसका प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक, है ना, खत्म। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में नो हीट ट्रांसफर। सो थर्ड भी हो गया। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
थर्ड क्वेश्चन, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कैरिड आउट फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट डी। अच्छा ए बी सी डी तो मैं देना ही भूल गया, तो यहां है डी, यहां है ई और यहां है एफ, है ना, ये पॉइंट दे रखे डी ई एफ। अब पीवी डायग्राम कभी भी दिया जाता था, यूनिट्स पहले चेक कर लेंगे, यूनिट्स में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन पर मीटर एमकेएस, ये भी एमकेएस। वर्क डन निकालना है, अगर मुझे वर्क डन निकालना है पूरे प्रोसेस का, तो यहां पर ये एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ये हाफ बेस इनटू हाइट बनेगा कि नहीं। देखो वैसे देखा जाए तो इन्होंने जो बात कही है उसके अनुसार हमारे पास प्रोसीजर अलग फॉलो भी हो सकता है। कैसे देखते हैं, इन्होंने कहा कि ओरिजिनल स्टेट डी है, मतलब शुरुआत यहां से हुई है, डी टू एन इंटरमीडिएट स्टेट डी टू एन इंटरमीडिएट स्टेट ई, मतलब डी से लेके डी पर ही पार्ट आएगा, पूरा चक्कर काटेगा। तो इसके अंदर कितना वर्क डन होगा वो मुझे बताना है। तो इसके अंदर जो वर्क डन होगा वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस में कितनी यूनिट आ रही है, 3 और 7, यहां 4 यूनिट आ गई गैप में, या 600 और ये 200, यहां 400 यूनिट आ गई गैप में, तो 4 इंटू में 400, ये बनेगा ना। अरे सुनो, तो आंसर कितना आया, 800 जूल, खत्म। तो एरिया अंडर कर्व होता है वर्क डन। तो ये केस स्टडी हमने यहाँ पे दोनों फिनिश कर ली। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन पर। हमने काफी सेक्शन खत्म कर दिए हैं। अब लास्ट सेक्शन बचता है इसमें, सेक्शन ई, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चन हैं और उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा फिनिश हो जाएगा। बाकी अगला जो सेक्शन है, सेक्शन लास्ट ई की में जो मैं बात कर रहा था वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, है ना। ये वीडियो आई थिंक 40 to 40 मिनट्स की चली गई है। तो अगली वीडियो के अंदर जितने भी है वो बड़े क्वेश्चन से मैं कोशिश करूंगा इसे भी आज में फिनिश करने की। जब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चनों को फिनिश करिए एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।